नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त देख रहे हैं आप हमारा खास प्रोग्राम कहां मर गए धर्म के ठेकेदार, उज्जैन में दिन दहाड़े खुलेआम बलात्कार। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं उज्जवल दीवान जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एजीपी संयोजक संयुक्त पुलिस परिवार के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद जनता पार्टी के भी। बहुत बहुत स्वागत है दीवान साहब आपका। जी जय हिंद सर। महाकाल की धरती उज्जैन को महाकाल के नाम से जाना जाता था, लेकिन लगातार जिस तरह से हर एक आध महीने में महीना भी नहीं गुजरता और लगातार बलात्कार जो हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कहीं जो उज्जैन की पहचान है वो धूमिल जिस तरह से होती जा रही है, वो पहचान ही खत्म न हो जाए, मिट न जाए। बलात्कार होता है, वो भी दिन दहाड़े होता है। वहाँ लोग वीडियो भी बना रहे थे और उसके बाद वो वीडियो प्रसारित भी कर देते हैं। कैसे देखते हैं आप इस बलात्कार को? बलात्कार तो बहुत सारे सुने होंगे कि वहां रेप हो गया, वहां हो गया, क्योंकि वहां कोई बचाने वाला नहीं मिला। यहाँ तो पूरी भीड़ खड़ी थी और उसको शराब पिलाई गई। उसके बाद दिन दहाड़े फुटपाथ पर पूरे उज्जैन के सामने, पूरे मध्य प्रदेश के सामने। जी देखिए, ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये पूरे सिस्टम के ऊपर उंगली उठता है इस पे। और सिस्टम से ज्यादा जरूरी सर पूरे समाज के ऊपर ये उंगली उठता है, क्योंकि देखिए हम इतने सालों से देखते आ रहे थे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन जो ये उज्जैन की घटना हुई और जो घटना दिन दहाड़े हुई, सड़क के किनारे हुई, लोग उसको देख रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे, वीडियो वायरल कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो वीडियो वायरल किए और वीडियो बनाए। चाहते तो उस घटना को उस समय होने से रोक सकते थे और उस जो महिला के साथ जो गलत हुआ वो बहुत पहले ही रुक जाता। लेकिन जो ये वीडियो बनाने का युग चला आया है, ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। जो एक पीड़िता को न्याय नहीं दिला पा रहा है, उसके लिए वर्क नहीं कर पा रहा है, उसके लिए काम करने में वो डर रहा है, लेकिन वीडियो छुप कर बना ले रहा है, सामने खड़े होकर बना ले रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। जी, लेकिन जिस तरह का बलात्कार उस पर जो है, अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में एक बलात्कार होता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लफंगे ही कहूंगा, वहां पर पहुंच करके उपद्रव करते हैं। होना चाहिए इंसाफ की मांग और न्याय की मांग जो है वो अधिकार है भारत के लोगों का, बिल्कुल जो है खड़े होना चाहिए, आंदोलन भी करने चाहिए। और अगर सरकार सही काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए। जरूरत पड़े तो उसके खिलाफ चाहे जैसे आंदोलन आप करिए, लेकिन करिए, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो या सरकार, क्योंकि इंसाफ से बड़ा कुछ नहीं है। न्याय के लिए हमें लड़ना पड़ता है और हम बरसों से लड़ते आए हैं, हमें आदत लड़ने की पड़ गई है। लेकिन ये चूक कहाँ पर हम कर देते हैं कि हम लड़ते हैं जहाँ हमारी विचारधारा के लोग हैं, अगर वहाँ कोई गलत काम होता है हम उसके खिलाफ क्यों खड़े नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पश्चिम बंगाल में वहाँ आंदोलन कर रहे थे, वो लोग उज्जैन की घटनाओं पर या फिर मध्य प्रदेश में अन्य होने वाली घटनाओं पर मौन कैसे हो जाते हैं? विपक्ष जो मणिपुर पर तो बोलता है, लेकिन फिर पश्चिम बंगाल में चाहे वो संदेश खाली हो उस पर भी मौन रहता है, या फिर डॉक्टर का जो बलात्कार हुआ उस पर भी, उस रेप कांड पर भी पूरा विपक्ष मौन रहता है। भाजपा और कांग्रेस कुछ मुद्दों पर तो कम से कम एक हो जाए, उसमें पक्ष और विपक्ष ना हो, एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, एकजुट होकर के आंदोलन करने चाहिए। कितना सहमत हैं आप इससे? सर, जब तक के राजनीतिकरण होता रहेगा तब तक समाज का हित संभव नहीं है। जैसा आपने बोला कि कुछ मुद्दों पर तो एक होना चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में घटना हुई, वहां भाजपा की सरकार नहीं है तो भाजपा के लोग वहां जाकर आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में घटना हो रही है तो वहां पर कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं। मणिपुर में कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं। और जहां जहां पर मतलब जहां जिस पार्टी की सत्ता नहीं है वहां पर दूसरी पार्टी वाले जिनकी सत्ता नहीं है वो लोग आवाज उठा रहे हैं। ये बहुत ही मतलब निम्न स्तर की राजनीति देखने को मिल रही है। आजादी के आज हमारे 75 साल से अधिक हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब फंडिंग की बात आई थी, पार्टियों के फंडिंग को लेने की जब बात आई थी, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों सदन में एक होकर फंडिंग लेने के लिए एक राय होकर एक नया कानून बना दिए थे, आपको जानकारी होगी। लेकिन आज जब हमारे देश की महिलाओं की बात होती है, हमारे देश की बच्चियों की बात होती है, छोटे बच्चों की बात होती है, तो पिछले 75 सालों में इन लोगों ने दोनों मिलकर, देखिए पहले तो बोला जाता था कि 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, इसने किया, अब आपके भी हो गए लगभग 15-17 साल।
आपको भी बदलाव करना था, ठीक है, उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब तो आप भी आ गए हैं सत्ता में। अब अगर आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री की नगरी है उज्जैन, और कलकत्ता भी मुख्यमंत्री की ही नगरी थी, हमारे छत्तीसगढ़ में भी सर, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कागज में औसत 100 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है कागज में, लेकिन कई लोग जो लोक लाज के भय से अपनी बात नहीं रख पाते, बहुत सारे लोग हैं जो अपने समाज के डर से बात नहीं रख पाते, वैसे तो मामले उजागर ही नहीं हो पाते हैं, न जाने कितने होंगे वो। और ज्यादा होगी, शायद 500 हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 125 करोड़ की आबादी है जी। ये तो वो महिलाएं हैं जो बेचारी हिम्मत दिखाती हैं, आगे आती हैं, या जिनके परिवार वाले हिम्मत दिखाकर आगे आते हैं, बाकी तो सब आज भी शर्म से और समाज के डर से आगे आने से डर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, कानून सबके लिए बराबर है। और इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि भारत में चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य क्षेत्रीय दल हो, जिनकी सरकारें चल रही हैं, ये सारे मिलकर जिम्मेदार हैं, नागरिक सारे जिम्मेदार हैं, क्योंकि भारत का कानून बोलता है कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया, उसको अब कानून की समझ है, उसको कानून का ज्ञान है, अब हम उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, 18 साल के होने तक के बच्चे को तो कानून का ज्ञान ही नहीं होता। ऐसी कोई शिक्षा पद्धति नहीं लाई गई जिससे हमारे लोग जागरूक हो पाए, जो शिक्षा ग्रहण कर पाए कानून का, जिससे कि वो महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति संवेदनशील हो सके। ये हमारी शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा, मैं बोलना चाहूंगा सर, फेलियर है। और ये बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए कि जब बच्चा 5वीं के बाद 6वीं कक्षा कम से कम पहुंच जाता है, थोड़ी सी समझदारी चालू हो जाती है, वहां से उसको थोड़ा थोड़ा कानून का अगर ज्ञान दिया जाए, तो 12वीं पहुंचते तक जब बच्चा 18 साल का होगा, तो उसको इतनी समझ तो होगी कि समाज में क्या अच्छा किया जा सकता है, क्या बुरा किया जा सकता है, कौन अच्छा कौन गलत। आज आप गुड टच बैड टच तो बताते हैं, लेकिन क्यों और कैसे नहीं बताते। तो ये सब चीजें हमारे सिस्टम के फेलियर के लिए बहुत जिम्मेदार हैं सर जी। जो गुड टच बैड टच है वो तो उनको भी मालूम है, लेकिन आवाज कैसे उठाई जानी है, किस तरह से उनको आगे लाना है, इंसाफ कैसे दिलाना है, अगर इंसान में देरी होगी। उत्तर प्रदेश के मॉडल पर आपका क्या विचार है? कैसे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई ऐसी घटना आती है, और बड़ी कोई भी घटना होती है, गैंगरेप तो बहुत दूर की बात है, कि जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो फिर बुलडोजर चलता ही चलता है, भले सुप्रीम आदेश आ गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है आपको उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा बदलने वाला है। क्या उत्तर प्रदेश में जितनी छूट दे रखी है वही कानून, जिसको लेकर के कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कहीं भी चले जाओ हम आपको जो है खोज लेंगे, हम आपको पकड़ के ले आएंगे, क्या उन्हीं कानून के लंबे हाथों में हथकड़ियां तो नहीं डाल रखा है इन सरकारों ने? और उत्तर प्रदेश के मॉडल पर भी आपकी क्या राय है? देखिए, सरकारों ने ही बांध कर रखा है, सत्ता में चाहे कोई भी बैठे, कानून के हाथ बांध दिए जाते हैं, पुलिस वालों के हाथ बांध दिए जाते हैं। कई कंडीशन ऐसी होती है, ऊपर से इतने ज्यादा दबाव होते हैं कि वो चाहकर भी काम नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी 2-3 घटनाएं हुई, मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी घटनाएं, हमारे यहाँ एक और बहुत विवादित घटना भी चल रही है। तो इन सभी को देखने के बाद ये चीजें समझ में आती हैं कि ऊपर का प्रेशर भी होता है कि आप इन चीजों को उजागर नहीं करेंगे, आप इन चीजों पे बात नहीं करेंगे। जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी होती है, वो अधिकारियों को उनके पोस्टिंग का डर दिखाती है, और वो अपने पोस्टिंग के डर से कहीं ना कहीं फिर पीछे हट जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें वहां दबकर रह जाती है। नहीं तो पुलिस स्वतः संज्ञान लेने के लिए सक्षम है सर, किसी के आने की जरूरत नहीं है, पुलिस स्वतंत्र होती है, स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग नहीं चाहते। कई बार पुलिस कर्मियों को अपनी नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ता है, और उनको जो है सजा भी काटनी पड़ती है। हमने केरल के अंदर भी एक बार डॉक्टर का, जब जो महिला डॉक्टर थी उसका जब रेप हुआ था और उसको जला के मार दिया था, उन दोषियों का जब एनकाउंटर किया था, उसके बाद में वो दोषी पाए गए थे पुलिसकर्मी। लेकिन उस समय पुलिसकर्मी बहुत गुस्से में थे, पूरा देश उबल रहा था, और वो कीमत चुकाई पुलिसकर्मियों ने कि देश गुस्से में तो आया, एनकाउंटर भी उन्होंने किया, लेकिन क्या सही मायने में अगर देखा जाए तो पुलिसकर्मियों के साथ न्याय नहीं हो पाया। उन्होंने देश का सम्मान, देश का मान, देश की इज्जत तो रखी, लेकिन क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए था? जी सर, इसके लिए जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो न्याय की गुहार लगाते हैं, जो आम जनता है, जो बोलती है कि समय पर न्याय नहीं होता, हमें न्याय चाहिए, न्याय कीजिए, तो जब न्याय दिलाने के लिए कोई आगे आता है और उसके साथ अगर गलत हो जाता है, तब जनता कहाँ जाके सो जाती है, कहाँ छुप जाती है, तब वो क्यों बोलने नहीं आती है। सड़कों पर जाम लगाने के लिए किसी लाश को रखकर सड़क पर जाम लगा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, लोग
कई स्थिति ऐसी आती है कि दंगे भड़कने की भी स्थितियां आ जाती हैं जब लोगों को न्याय नहीं मिलता तब। लेकिन जब अगर आपको न्याय दिलाने के लिए कोई आगे आता है, तब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसका पक्ष लें। लेकिन हमारे भारत में मैं बोलना चाहूंगा, पूरे भारत देश के लिए बोलना चाहूंगा कि जो हम लोग गुलाम थे ना सर 1000 साल तक के, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा सिस्टम फेलियर था, क्योंकि हमारी गुलामी उसी समय से चालू हो जाती है जब हम पैदा होते हैं। हमको ये नहीं सिखाया जाता कि हमको फाइट कैसे करना है, हमको लड़ना कैसे, हमको समाज में कैसे जीना है, हमको ये नहीं सिखाया जाता। हमको ये सिखाया जाता है कि वो बड़ा है उससे डरिए, वो बहुत बड़ा आदमी है उससे डरिए। तो जो डर का माहौल है कहीं ना कहीं हमारे जनता के बीच में भी फैला हुआ है। ये डर के माहौल के कारण हमारे यहाँ न्याय होने में देरी होती है। अन्य देशों में देखिए न्याय त्वरित होता है, बहुत जल्दी होता है। कहीं ना कहीं कारण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन चल रहा है, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आप संतुष्ट हैं? नारों में कब तक जो है बेटियां सुरक्षित रहेंगी और कब तक जो है केवल पुरुष उनको सुरक्षित करते रहेंगे, कब तक उनको कानून सुरक्षित करते रहेंगे? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि इस देश के अंदर आप सिखों की बेटियों को देखिए, वो हमारी बेटियां, हमारे देश की बेटियां हैं, सुरक्षित हैं पूरी तरह से। उनको शुरुआत से बताया गया है कि नहीं, जहां भी गलत हो रहा हो उसके खिलाफ आप खड़े हो जाइए। क्या इस तरह हमारी बेटियों को भी हथियार बांधने की अब इजाजत नहीं दे देनी चाहिए? जो प्रशिक्षित उनको किया जाए या उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि कम से कम एक वर्ग तो ऐसा हो जो सुरक्षित महसूस कर सके अपने आप को। अगर हमारे देश में सिखों को अगर जो है उनके धर्म को लेकर के, उनको धर्म के सम्मान को लेकर के देखते हुए अगर शस्त्र रखने की इजाजत दी जा सकती है, तो क्या महिलाओं और बेटियों को नहीं दी जा सकती है? जी जी बिल्कुल। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा जो सिस्टम का है एक बहुत महत्वपूर्ण जो नारा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इस पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं मैं उससे असहमत हूँ, क्योंकि उस पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड होने पे मजबूर कर देती हैं कि आप या तो इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे या उनके ऊपर। जो आपने बोला, हम अपनी बेटियों को इतना सक्षम नहीं बना पा रहे हैं सर कि आज वो खुलकर जाकर अपनी बातों को सभी जगह पर रख पाए। बोला जाता है बराबरी का मौका दिया जाएगा, लेकिन बराबरी का मौका नहीं दिया जाता है। आपने जो बोला कि शस्त्रों की शिक्षा, अस्त्रों की शिक्षा बहुत अनिवार्य है सर, हमारे बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी। मैं तो दोनों के लिए बोलता हूँ, क्योंकि देश के हर एक नागरिक को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो किसी का मुंह ना देखे। जब उस पर मुसीबत आए तो वो उस मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहे, उस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहे। आज हमारी बेटियों के साथ जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, हमारी बहनों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जो भी बोलता है कि मैं इस सिस्टम का अंग हूँ और मैं बदलाव करने निकला हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ सर, कि कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के लिए वो चीजें नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। जी जी उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में कुछ दिन पहले एक नाबालिग के साथ में भी जो है बलात्कार हुआ था और उसे बिल्कुल नंगे पाया गया था वो सड़क पे। एक साधु ने जो है उसको कपड़ा दिया। कई चीजें आई। इस देश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, फिर पर्दा पड़ जाता है, 10-15 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, मीडिया में चलता है, खत्म हो जाता है और वो फिर ट्रायल ट्रायल तारीख पर तारीख ये सब चलता रहता है। कोई किसी को फांसी तो हो नहीं पाई 15 साल, जैसा आपने बताया कि नहीं। अभी जो है 3rd टर्म है, इनकी 3री टर्म है, लेकिन अभी तक इन्होंने कहीं 10, 20, 50 को भी फांसी नहीं दी है। अगर फांसी दी गई होती तो शायद आज बलात्कारियों की उतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। उनको मालूम है कि हमें तो फांसी मिलेगी ही नहीं, हमें तो मिलती ही नहीं है इस देश के अंदर। जी जी बिल्कुल। इसके लिए जैसे कि मैं तो ये बोलना चाहूंगा, गैंग रेप जैसी जो घटनाएं होती हैं वो प्री प्लान घटनाएं होती हैं सर, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से होती हैं। उसमें जिसके ऊपर बीतता है सिर्फ उस दर्द को वही महसूस कर सकता है। हम सब तो बाहर से सिर्फ बोलते हैं, और ऐसे घटनाओं के प्रूफ होने के बाद सारे न्यायालयों में उनको किसी भी प्रकार से छूट नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो इसके लिए बिल्कुल सहमत हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मैं बोला ना, हमारे सिस्टम का फेलियर है। हमारे सिस्टम का फेलियर इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये लोगों को बचने का मौका मिल जाता है। 5 लोग 7 लोग जब एक महिला के साथ वैसी हरकतें करते हैं तो वो क्या महसूस करती होगी, उस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकती है, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो उस दर्द को समझते हुए जो आपने बोला कि पिछले कई सालों में किसी को फांसी नहीं हुई, कारण इसका यही है। अगर आज मैं बोलता हूँ जो आपके कलकत्ता वाली महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई और
अन्य लोगों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उस तरह की घटनाएं होती हैं और उनका तत्काल प्रूफ मिल जाता है, तो ज़्यादा लंबा समय तक ट्रायल ना चलाया जाए, महीने 1.5 महीने में उसका निर्णय कर दिया जाए और बहुत स्पीड से उसकी कार्रवाई होगी, तो मेरे को लगता है कि न्याय में देरी नहीं होगी और सबक मिलेगा देश के लोगों को भी। और इस प्रकार की घटिया जो कृत्य करते हैं, जो अपराध करने से जो अपने आप को सोचते हैं कि हम आज नहीं तो कल बच के निकल जाएंगे, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक होगा कि भविष्य में इस तरह का अपराध करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। अच्छा, साक्ष्य अधिनियम में जो बदलाव हो गया है कि अब तो वीडियो और ऑडियो को भी मान्यता मिल गई है कोर्ट के अंदर, तो मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अब तो नहीं लगता है कि किसी गवाह की जरूरत पड़ेगी ऐसे केसेस में जो खुलेआम हो रहे हैं, जैसे उज्जैन का घटना जो है, ये का एग्जाम्पल है कोर्ट के लिए कि इसमें कोर्ट को मुझे लगता है कि अगर वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर भी फांसी सुना सकते हैं इसमें, क्योंकि शराब जी, पिलाकर के बलात्कार करना, खुलेआम बलात्कार करना, ये तो जघन्य से भी जघन्य अपराध हुआ, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने एक तरीके से चुनौती देना कानून को और देश को। अगर इसमें भी समय, अगर अदालत कहीं न कहीं और न्याय अगर लगाता है, तो आपको नहीं लगता है कि फिर न्याय गया कहाँ हुआ? वो तो अन्याय हुआ अगर उसमें समय भी लगता है। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें तो जब हमारे पास वीडियो है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, पीड़िता है, आरोपी है, सब कुछ मिल चुका है जब हमें, तो इस पे तो समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो माननीय न्यायालय से निवेदन करूँगा उज्जैन की कि इस मामले में तो वो सप्ताह भर में भी फैसला दे सकते हैं। सिर्फ़ कुछ रिपोर्ट्स आने की देरी रहती है, रिपोर्ट्स आने के बाद जो डॉक्टर के रिपोर्ट्स होंगे, उसके आधार पर आप तत्काल प्रभाव से उन रिपोर्ट के आधार पर आप उनको सज़ा सुना सकते हैं। तो न्यायालय अगर इस पे संवेदनशील हो जाएगा तो ये मामला बहुत जल्दी ही इस पर रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि कलकत्ता वाले मामले में भी आरोपी पकड़ा गया।